नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का शिक्षा के प्लेटफॉर्म लर्न फॉर शिक्षा पर। आज हम जो हमारा यूपी जीडीसी जीआईसी का जो मेंस का बैच चल रहा है उसमें हम जो आंसर राइटिंग कर रहे हैं उसमें हमने क्लास 1 कर लिया और क्लास 1 में जो इतने भी हमारे जो ग्रीक ज्योग्राफर हैं, यूनानी भूगोलवेत्ता हैं, उनसे संबंधित आए क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए थे कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और उनकी हम आंसर फॉर्मेटिंग किस तरीके से करते हैं। उत्तर लेखन कैसे उसका उत्तर लिखेंगे वो हमने जान लिया था मेंस में, यदि क्वेश्चन आ जाता है तो। अब देखिए, एक क्वेश्चन हमने आपको घर से लिखने के लिए दिया था। प्राचीन यूनानी भूगोलवेत्ताओं का भूगोल के विषय में योगदान का वर्णन कीजिए। अब देखिए, ये क्वेश्चन दिखने में इजी लग रहा है। अब इसके लिखने के तरीके हो सकते हैं कि और जो लोग जैसे 15 गुना अभ्यर्थी पास होंगे तो 15 गुना, जब 15 गुना अभ्यर्थी पास होंगे उसमें कहीं ना कहीं आपको जो है अच्छे अच्छे नंबर लाने के लिए अपने जो भी आंसर राइटिंग करोगे उसे आपको कहीं ना कहीं साइंटिफिक और दूसरों से अच्छा बनाना पड़ेगा, जिससे कि आपको जो 200 शब्दों में उस आंसर में पूरा का पूरा आप उसमें समझा दो कि आप इसमें क्या क्या आंसर की क्या क्वेश्चन की डिमांड है और हम क्या उसका उत्तर दे रहे हैं। तो देखिए, बहुत सारे लोग लिखेंगे इसे, बट हम इसके जो सही तरीका हो सकता है उसे हम लिखेंगे। और जो आंसर राइटिंग फॉर्मेशन होता है वो हम आपको समझा ही चुके हैं। पहले उसी तरीके से आपको बॉडी लिखनी होती है, यानी प्रस्तावना। आप उसमें तो देखिए, इसमें जो प्रस्तावना होगी वो आपकी लगभग जो है 30 शब्दों के आसपास की रहेगी। फिर आपका आएगा मेन पार्ट, जिसमें कि आप जो है इसका अपने आंसर के बारे में जो उत्तर लिखना चाहते हैं, जैसा कि उसमें पूछा गया है कि किसी का क्रिटिकल इवोल्यूशन पूछा है या फिर वर्णन वर्णन करना है आपको, तो वो आप जो है लगभग 150 से 160 शब्दों में इसका आंसर करेंगे। फिर इसके बाद आपका बचता है निष्कर्ष, और निष्कर्ष का वही तरीका होता है जो आपने यहाँ तक लिखा हुआ है। फिर उसका आप एक सकारात्मक, कहीं ना कहीं सकारात्मक निष्कर्ष उसका देंगे कि भाई इनका योगदान भी रहा है। इस तरीके से हम अपना आंसर राइटिंग फॉर्मेशन करते हैं। तो देखते हैं, फिर हमने एक हम मॉडल आंसर लिखेंगे इसका कि क्या किस तरीके से लिखा जाता है। तो देखिए, जब हम प्रस्तावना की शुरुआत करते हैं तो इसमें प्रस्तावना का कहीं जिक्र नहीं होता कि मतलब कि प्रस्तावना हमको प्रस्तावना लिखना है। आपको बस सीधे सीधे उसमें लिखते जाना है। तो सबसे पहले हमारे जो क्वेश्चन शुरू करेंगे तो पहले ही वर्ड से, पहली लाइन से हमारा क्वेश्चन वहाँ से शुरू हो जाना चाहिए। यानी कि बहुत देर से पहले कुछ लोग ऐसा करते हैं कि आधे क्वेश्चन को ही अपने उसमें उतार दिया है जब उत्तर लिखते हैं, तो वो इस तरीके से नहीं लिखते। अब जब शुरू करेंगे इसमें तो यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। भूगोल के क्षेत्र में, अब इनका यहाँ पर टाइम पीरियड लिख देंगे। यूनानी भूगोल व्यक्तों का टाइम पीरियड कब तक रहा है? ये आपका 600 BC से लगभग 300 AD तक का टाइम रहा है। यहाँ पर ये लिख देंगे इसमें क्षेत्र में स्वर्णिम युग रहा है। ये जिस तरीके से हमको ये जो क्वेश्चन पूछा है, हमने इसमें जो ये पूछना चाह रहे हैं वो चीज़ हमने इसमें बता दी भाई कैसा युग रहा है। सबसे पहले हमने इस बारे में बता दी कि इनका जो है इनका टाइम पीरियड जो है वो इनका स्वर्णिम युग रहा है। फिर लिखेंगे इसमें, अब इसके और डिस्क्राइब करेंगे इसके बारे में। क्या लिखेंगे इसमें? जिसमें भूगोल विषय को
क्रमबद्ध क्रमबद्ध किसने किया था? केटीएस तथा नामकरण, भूगोल विषय का नामकरण किसने किया था? इरेटोस्थनीज। अब देखिए क्या क्या इसमें देखो, भूगोल भूगोल को क्रमबद्ध किया, क्रमबद्ध करने का विशेष का जो है श्रेय सबसे पहले हिकेटिस को जाता है। फिर नामकरण जो है इरेटोस्थनीज ने किया। और इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने बहुत सारी जो भूगोल की शाखाएं हैं उनका उनकी नींव रखी। लिखेंगे इसी बात को इसमें लिखेंगे, वह भूगोल विषय की विभिन्न शाखाओं भूगोल विषय की विभिन्न शाखाओं की नींव रखने तथा, अब इसमें हम और भी ऐड कर देंगे, तथा भूगोल को दिशा निर्देश देने का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो देखिए, जब हमने इंट्रोडक्शन इसमें लिखा है, हमारे प्रस्तावना लिखी है, तो प्रस्तावना पूछा था इनके विकास, भूगोल के विकास में क्या योगदान है। तो देखिए, भूगोल के विकास में पहले तो हम सोचेंगे जब विकास में कि विकास में क्या क्या योगदान रहा है। तो जब विकास में एक तो भाई क्रमबद्ध किया था। आपका क्रमबद्ध भूगोल किस में किया था? जेस्पेरिडोस किसकी बुक है? हिकेटिस की। और फिर इसका भूगोल विषय का नामकरण किया था। तो नामकरण किसने किया था? नामकरण इरेटोस्थनीज ने किया था। और इरेटोस्थनीज ने क्या, जिसे ज्योग्राफी शब्द सबसे पहले कहा था। तो भूगोल विषय का नामकरण और क्रमबद्ध करना, ये सारे इतने महत्वपूर्ण कार्य हो रहे हैं। फिर बहुत सारे विषयों की जो है इसने नींव रखी थी। देखिए कौन कौन से विषय की नींव रखी थी? आपका वनस्पति भूगोल, आपका थियोफ्रेस्टस, और फिर आपका गणितीय भूगोल, आपका थेल्स, और आपका ये क्या कहते हैं इसका, खगोल विज्ञान, ये आपका हिपार्कस। तो देखिए कहीं ना कहीं जो है यूनानी भूगोलवेत्ताओं ने काम किया है और इसको भूगोल विषय को क्रमबद्ध करने का काम किया है, जिसे हम अपने इसमें लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। कि भाई अब देखिए, इसमें बहुत सारे लोग अनर्गल बातें लिखेंगे, हमको अनर्गल बातें नहीं लिखनी है। जितने इसमें हमको अपनी लिमिट देखनी, लिमिट 200 शब्द है, और 200 शब्द में ही हमको पूरा पहले तो इंट्रोडक्शन में ही उसे इतनी 2 लाइनों में हमको पूरा बता देना है कि हाँ, हमको इस बारे में, योगदान के बारे में इतना पता है, बिल्कुल सटीक जो है सो बता देना है आपको। और फिर इसके बाद जो है हम क्या करेंगे, इसका एक फ्लो चार्ट तैयार करेंगे। इसमें पूछा है कि यूनानी भूगोलवेत्ता, तो हम इसमें कहीं ना कहीं यदि हम इसमें जो यूनानी भूगोलवेत्ता हुए हैं उसके बारे में यदि हम ऐड ऑन कर देंगे इसमें तो और अच्छा रहेगा। तो हम इसमें डाल देंगे सबसे पहले तो जो यूनानी भूगोल काल है उसे हम शास्त्रीय भूगोल काल कहते हैं। शास्त्रीय काल कब तक रहा था? पुराना शास्त्रीय काल आता 600 BC से लगभग 300 AD तक के एरा में यूनान और ग्रीक रहे हैं। हाँ, यूनान भूगोलवेत्ता रहे हैं। अब देखिए, इसमें हम एक फ्लोर चार्ट डालेंगे डायग्राम का। अब देखिए, इसमें जो इसका आंसर लिखेंगे, इसको 2 तरीके के आंसर लिखे जा सकते हैं। एक तो जो पारंपरिक आंसर होगा, सबसे पहले आप होमर डालो, होमर के बारे में लिख दो।
फिर आप उसके बाद जो है फिर उसके बाद थेल्स एनेक्सिमेंडर हिकेटिस, इनके बारे में लिखते हो, इनकी किताबों के बारे में लिखते चले जाओ। और एक दूसरा तरीका ये हो सकता है जो ज़्यादा साइंटिफिक रहेगा, आप पहले समझा दो कि भाई हमको ये चीज़ आती है, तो जो भी आपका जो क्रोनोलॉजी है ज्योग्राफर की वो आप लिखते चले जाइए। होमर के बाद थेल्स के बाद अनेक्सिमेंडर के बाद आएगा हिकेटियस के बाद आएंगे आपके हेरोडोटस के बाद नेक्स्ट आपके रहेंगे अरस्तु। फिर अरस्तु के बाद रहेंगे सबसे महान भूगोलवेत्ता इरेटोस्थनीज। फिर इरेटोस्थनीज के बाद आएंगे हिपार्कस। फिर इनके बाद आएंगे पोम्पोनस मेला। तो ये इसका एक हमने कालक्रम देकर बता दिया ताकि जो हमारा जो भी एग्जामिनर हो कॉपी चेक करे उसे पता लगे कि हाँ जो है स्टूडेंट ने इस अपने आंसर राइटिंग में मेहनत करी है और उसे पता है कि किस तरीके से आंसर राइटिंग करनी है। और फिर इसके बाद एक और हम फ्लो चार्ट डायग्राम करेंगे, फ्लो चार्ट बनाएंगे कि इसमें इन्होंने क्या क्या काम किया। अब उन्हें हम या तो हम सीधे बिना फ्लो चार्ट बनाए हम जो है उसे सीधा पॉइंट फॉर्मेट में लिख दें, या फिर धीरे धीरे हम जो उसे जो है फॉर्मेशन करें, पहले फ्लो चार्ट बनाएं फिर उसके बाद जो वर्णन करें। तो थोड़ा सा इसका फ्लो चार्ट एक फ्लो डायग्राम करा देंगे। यहाँ पे लिखेंगे यूनानी भूगोलवेत्ता, यूनानी भूगोल। तो यूनानी भूगोलवेत्ता ने क्या किया, सबसे पहले क्रमबद्ध अध्ययन, क्रमबद्ध। फिर उसके बाद ये गणितीय भूगोल, फिर उसके बाद क्या वनस्पति भूगोल, खगोल विज्ञान, प्रादेशिक भूगोल, मानचित्र अध्ययन, और एक इन्होंने काम किया पृथ्वी संबंधी प्रारंभिक ज्ञान। ये आप चाहें तो इस तरीके से इन्हें डॉट करके कर सकते हैं। ये आपका एक तरीके से फ्लो चार्ट तैयार हो गया। अब जो जब जैसे ही एग्जामिनर आपको उत्तर देखेगा, उत्तर देखने के बाद ही उसे जो है सीधा वो यहाँ से पढ़ेगा, 4 लाइन में आपका आंसर यहाँ से क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद फ्लो चार्ट से जो उसके दिमाग में आइडिया लग जाएगा कि आप फ्लो चार्ट में आगे क्या क्या बताना चाहते हैं, तो वो आपके सीधे सीधे यहीं से उत्तर दे देगा। तो इसके जो एक माइंड में जो उसके एक बात हो जाएगी कि हाँ कि इसमें इस बंदे के जो इस स्टूडेंट ने लिखा है, हाँ इस स्टूडेंट ने काम किया है, किस पे काम किया है, उसने अपने प्रभावी बनाने के लिए अपने इस उत्तर को इन चीज़ों का जिक्र किया। जब वो यहीं से सब चीज़ें पढ़ लेगा ना तो आप तो उसके दिमाग में आपके लिए एक पहले से एक पॉजिटिव पॉइंट सेट हो जाएगा। तो फिर आपका वो उत्तर नहीं काट पाएगा, वो बिल्कुल भी किसी भी उस पर नहीं काट पाएगा, कम नंबर नहीं दे पाएगा। और एक ऐसे साइकोलॉजिकल उसके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाएगी, देखो इसने काम किया है, इस पर कहाँ कहाँ काम किया है, मेरे लिए कितना आसान हो गई ये चीज़ें। क्योंकि कहाँ वो जब मान लीजिए आपका राइटिंग भी बेकार है और आपने उसमें पूरी तरीके से सारी चीज़ें ऐसी भर रखी हैं, नहीं तो उसकी कोई सीक्वेंस है ना ही उसका कुछ है, तो उसका दिमाग तो पहले से ही ख़राब हो रखा होता है। तो जब ऐसे खराब दिमाग में तुम्हारी कॉपी चेक करेगा और मान लो तो तुम्हारा आंसर भी ऐसा मिल गया, भले ही आपने चलो ठीक है उस आंसर में सब कुछ लिख दिया है, मगर उस आंसर को एज वे ऑफ पूरी तरीके से जैसे कि सीक्वेंस वे में आपने नहीं लिखा है, तो आपको अच्छे नंबर मिलने के चांस नहीं होंगे। और सीक्वेंस वे में लिखने का मतलब यही होता है कि आप सबसे पहले फ्लो चार्ट से पूरी तरीके से उसे समझा दो कि हाँ मैं देखो मैं इस चीज़ का जिक्र करने वाला हूँ और ये मेरे आंसर राइटिंग में ये सब चीज़ें होंगी। तो अब यहाँ से आप एक एक चीज़ें उठाइए।
यहाँ से आप एक एक चीज़ें उठाइए। सबसे पहला आप वर्णन करेंगे क्रमबद्ध भूगोल का। क्रमबद्ध भूगोल, तो क्रमबद्ध भूगोल में लिखेंगे आप सर्वप्रथम भूगोल का क्रमबद्ध अध्ययन भूगोल के पिता जनक हिकेटियस ने अपनी पुस्तक जैस पेरिडोस में किया। अब देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर हमने ये चीज़ इस वजह से लिखी है क्योंकि सबसे पहले अब देखिए इन्होंने अपनी इसमें जिक्र किया है, हमने पहले ही बता दिया इसमें। ये देखिए जैस पेरिडोस, अब जो है जैस पेरिडोस पढ़ेगा। अब उसको एग्जाम में कितनी चीज़ें मिल गई इसमें। सबसे पहले भूगोल का जनक मिल गया, उसे पता है कि आपको नॉलेज है, हिकेटियस का नाम मिल गया और जैस पेरिडोस को, और जो है हिकेटियस को क्यों फादर ऑफ ज्योग्राफी हम बोलते हैं। हम फादर ऑफ ज्योग्राफी इसलिए बोलते हैं उनको क्योंकि उन्होंने जो है अपनी बुक जैस पेरिडोस में ज्योग्राफी के ऐसे क्रमबद्ध अध्ययन उन्होंने स्टार्ट किया, तो इसलिए इनको जो है भूगोल का पिता हम मानते हैं। हम फिर में और जोड़ देंगे, इन्होंने विश्व का क्रमबद्ध वर्णन प्रस्तुत किया। देखिए ये हमने पूरी तरीके से लिख दिया इनके बारे में। अब फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसमें, नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी यहाँ पर। नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी इसमें पृथ्वी संबंधी प्रारंभिक ज्ञान। देखिए पृथ्वी के आकार को लेकर और पृथ्वी के स्वरूप को लेकर हर ज्योग्राफर ने कुछ ना कुछ कहा है। जैसे कि होमर आए तो होमर की एक अलग ही विचारधारा थी। होमर जो है पृथ्वी को चपटी मानते थे और पृथ्वी को मानते थे कि जो है पृथ्वी भाई इस शेप में है, पृथ्वी जो है तस्तरी शेप में है और 4 पिलर पर खड़ी हुई है, 4 पिलर का सपोर्ट है पृथ्वी को, जिस तरीके से पृथ्वी टिकी हुई है। और सूर्य जो है यहाँ पर एक नदी बह रही है, यहाँ पर नदी बह रही है और सूरज यहाँ से निकलता है और यहाँ पर अस्त हो जाता है। सूर्य यहाँ से निकलता है, यहाँ से यहाँ अस्त होता है। तो ये इनका मानना था। हालांकि इनकी बातें ज़्यादातर जो है शास्त्रीय रूप में प्राप्त होती हैं, मतलब काव्य के रूप में, तो कुछ खास इनका महत्व नहीं है। पर इसके बाद जैसे कि जो आते हैं आपके पाइथागोरस, और अरस्तु ने प्रारंभ में ही बताया था कि पृथ्वी गोलाकार है तथा
प्लेटो, जियोसेंट्रिक भूकेंद्रीय, संकल्पना का प्रतिपादन किया। मतलब इन्होंने ऐसा प्रतिपादन किया है कि जियोसेंट्रिक यानी कि पूरे पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी और बाकी सभी ग्रह इसका चक्कर लगाते हैं, ऐसी इनकी मान्यता थी, जिसका इन्होंने सभी ने समर्थन किया। फिर लिखेंगे हालांकि कई यूनानी भूगोलवेत्ताओं पृथ्वी स्वरूप संबंधी बातें कहीं, जैसे होमर, थेल्स, इरेटोस्थनीज, ये इन्होंने बातें बताई। तो देखिए हमारा पॉइंट था, हमारा जो पॉइंट था वो था पृथ्वी संबंधी प्रारंभिक ज्ञान। तो देखिए इन्होंने सभी ने पृथ्वी संबंधी तो ज्ञान दिया ही था। इसमें जो जिनकी बातें सत्य थे उन्हें हम पहले लिखेंगे, जैसे पाइथागोरस और अरस्तु, इन दोनों ने प्रारंभ में बताया था कि पृथ्वी गोलाकार, इन्होंने अंदाजा लगा लिया था कि पृथ्वी गोलाकार है, वरना इससे पहले सब लोग चपटी मानते थे, चपटी मानते थे और ऐसा मानते थे कि इस पर जो एक नदी बह रही है जिसमें नदी में से सूर्य का अस्त होता है और उसी नदी में सूर्य विलीन हो जाता है समुद्र को, ऐसा मानते थे ये। और फिर तो देखिए हमने इसमें दोनों तरीके जिक्र कर दिए। सबसे पहले जिन के जो आपके ये रहे हैं इंपॉर्टेंट रहे हैं, जिन्होंने सत्य बातें कही, वो पाइथागोरस और अरस्तु, ये पहले लिख दिया है। और फिर बाकी जिन्होंने बातें बताई हैं वो हमने होमर, थेल्स और ये इरेटोस्थनीज, इन्हें भी हमने इसमें शामिल कर लिया है। फिर इसमें लिखेंगे हम, नेक्स्ट पॉइंट डालेंगे गणितीय भूगोल में एक योगदान। थेल्स, एनेक्सिमेंडर और इरेटोस्थनीज व हिपार्कस का गणितीय भूगोल में बहुत योगदान रहा है। फिर हम जो इसमें लगा देंगे कि इनकी दी गई प्रमेय आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी पहले हुआ करती थी। जैसे पाइथागोरस और थेल्स की।
इरेटोस्थनीज द्वारा ज्ञात की गई पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की परिधि लगभग सटीक साबित हुई। अब देखिए इनका जो योगदान है, हमने अपने पिछले पूरे लेक्चर में गणितीय भूगोल पर एक गणितीय भूगोल में कितना आपका यूनानी योगदान रहा है उसके ऊपर पूरा हमने एक वो कराया है, एक क्वेश्चन पूरा पूरा आपको सॉल्व कराया है, आप उसमें देख सकते हैं। तो इसमें यही चीज़ जिक्र करेंगे, थेल्स, एनेक्सीमेंडर, इरेटोस्थनीज, हिपार्कस, और इन्होंने जो है किसी जो प्रमेय दी थी, पाइथागोरस की प्रमेय है, वो आज उतनी प्रासंगिक है जो पहले प्रासंगिक थी। और इरेटोस्थनीज द्वारा जो पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की परिधि जो नापी गई थी, वो आज भी लगभग बहुत सत्यता के बहुत निकट है। नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे इसमें, जो जो हमने यहाँ पर पॉइंट लिखे हैं, आपका ये हो गया क्रमबद्ध भूगोल, गणितीय भूगोल, और आपका हो गया पृथ्वी संबंधी प्रारंभिक ज्ञान, फिर इसके हम करें मानचित्र अध्ययन। मानचित्र विकास, मानचित्र विकास लिखते हैं तो मानचित्र विकास में लिखेंगे कि सबसे पहला मानचित्र जो है मापन के आधार पर, इसमें मानचित्र में किस किसने काम किया था? देखिए मानचित्र में सबसे पहला काम तो इरेटोस्थनीज किया था, क्योंकि विश्व मापन के आधार पर विश्व का सबसे पहला मानचित्र जो है आपका एनेक्सीमेंडर ने बनाया था। इसीलिए हम एनेक्सीमेंडर को फादर ऑफ मैथमेटिकल ज्योग्राफी भी बोलते हैं। तो इसमें जिक्र आना चाहिए एनेक्सीमेंडर का। अभी सुन लेंगे, एनेक्सीमेंडर एनेक्सीमेंडर ने सर्वप्रथम विश्व का मानचित्र मापन के आधार पर बनाया तथा आगे चलकर इरेटोस्थनीज व हिपार्कस पृथ्वी पर अक्षांश व देशांतर रेखाओं का ग्लोब पर विकास करा। ये हमने इनका मानचित्र का ये मानचित्र दिखाया, मानचित्र विकास। फिर नेक्स्ट लिखेंगे हम इसमें, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे खगोल संबंधी अध्ययन। खगोल संबंधी अध्ययन जब भी बात आएगी तो खगोल में बात आएगी, जिक्र होगा हिपार्कस का। हिपार्कस को खगोल विज्ञान का जनक कहते हैं। जिसने भूगोल को नई दिशा व आयाम प्रदान किया। हिपार्कस ने अक्षांश व देशांतर
11 जलवायु प्रदेश बांटे तथा व्रत के 360 डिग्री में व्रत को विभाजित किया। 360 डिग्री में विभाजित किया। अब देखिए ये वाली लाइन है, ये आप चाहें तो एक नई हेडिंग बना के लिख सकते हैं। 11 जलवायु प्रदेशों में बांटा, आपका जो है हिपार्कस ने 11 जलवायु प्रदेशों में बांटा और इराटोस्थनीज ने 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा। तो ये आप इसमें लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जहाँ भी आपको तो सिर्फ ये पॉइंट रखना है, एज ए फॉर्मेशन आपको याद रखनी है कि हम किस तरीके से हम अपना फॉर्मेट बना रहे हैं। और वहाँ पर ऐसा नहीं है आपको सारे के सारे पॉइंट्स, ये सारे के सारे पॉइंट्स याद रहेंगे यहाँ पर, ये भी ज़रूरी नहीं है। बस ज़रूरी ये है कि आपको वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को देखकर आपको वहाँ ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। तुरंत दिमाग में ये चीज़ क्लिक करनी चाहिए कि हाँ इस चीज़ में ये हो सकती है, ये हो सकती है। इन्होंने आपको मान लीजिए एकाध चलिए ज्योग्राफी का नाम भी याद नहीं आ रहा, आपको उनके आधार पर क्वेश्चन को इस तरीके से मॉडिफाई करना है ताकि आपकी गलती कहीं ना रहे, क्वेश्चन छोड़ने की नौबत ना आए आपको। तो इस तरीके से यहाँ पर लिख देंगे। अब इसमें आप एक इनका प्रादेशिक भूगोल में योगदान और एक पॉइंट ये बनाएंगे भूगोल के विभिन्न विषयों की नींव। आप ये 2 पॉइंट इसमें और ऐड कर सकते हैं, तो इससे आपका जो आंसर है वो एक तरीके से पूर्ण आंसर हो जाएगा, बिल्कुल पूरा आंसर हो जाएगा कि हमको क्या लिखना है, किस तरीके से हमको, और इसमें क्या कर सकते हैं। विस्तृत करना हो तो हम, जैसे इस क्वेश्चन को विस्तृत करना हो तो हम ज़्यादा अपने उत्तर को वो विस्तृत कर सकते हैं, या फिर जैसे मान लीजिए गणितीय भूगोल वाला पॉइंट ज़्यादा बड़ा हो गया है तो यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट छोटा करके इसे कहीं ना कहीं इन 2 पॉइंट को भी ऐड कर देंगे ताकि और अच्छा आंसर आपका बन जाएगा। फिर इसके बाद जो है 3 या 4 लाइन में हम यहाँ पर आपका यहाँ तक जो भी इसका वो बनेगा, निष्कर्ष निकलेगा। निष्कर्ष में आप वही लिखेंगे कि इनका यूनानी भूगोलवेत्ताओं का काल ज्ञान की दृष्टि से स्वर्णिम युग रहा है, और इन्होंने भूगोल विषय के अंतर्गत भूगोल की शाखाओं में जितने भी भूगोल की शाखाओं को विकसित करने के लिए नींव रखने का काम इन्होंने किया है। बस ये आप इसमें दें तो आपका आंसर जो है बिल्कुल यहाँ तक कंप्लीट माना जाएगा। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, आज के लिए स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं इसमें रोमन भूगोलवेत्ता। अब देखिए हमने उसमें यूनानी भूगोलवेत्ता पढ़ा था तो हमने उसका सबसे पहले ब्रीफिंग कर ली थी। अब हम सोच रहे हैं कि अपने बैच में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत टाइम जो है पीटी को भी दे देंगे। जो प्री में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस तरीके के कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उन्हें भी कहीं ना कहीं डिस्कस कर लेंगे। तो इसमें देखिए यूनानी भूगोलवेत्ता के बाद आते हैं आपके 600 AD से जो 300 AD तक का टाइम 600 BC से 300 AD तक का टाइम है, उसमें आते हैं रोमन भूगोलवेत्ता। तो जब रोमन भूगोलवेत्ता का अध्ययन करते हैं तब इसमें देखते हैं हम इसमें स्ट्रैबो, फिर आते हैं आपके प्लिनी, फिर इसमें आते हैं आपके टॉलमी, और आते हैं इसमें पोम्पोनियस मेला। इन्हीं 4 ज्योग्राफर का इसमें अध्ययन करना पड़ता है। अब जान लेते हैं देखिए स्ट्रैबो के बारे में, जो भी मेन पॉइंट है इनके बारे में। स्ट्रैबो, सबसे पहले तो इनकी बुक देखेंगे स्ट्रैबो की। इनकी बुक है ज्योग्राफिका
कितने खंडों में बनाई गई है? आपकी 17 पार्ट्स में ये बुक इसकी पब्लिश हुई है। तो इनकी बुक का नाम है ज्योग्राफिका, ये ध्यान रखेंगे। और इन्हें हम, और इनके बारे में हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी, प्रादेशिक भूगोल के पिता। फिर इसमें नेक्स्ट है अधिवास भूगोल के पिता भी हैं। तो यूनानी भूगोलवेत्ता कहीं ना कहीं जो है अपने भूगोल में दार्शनिक दृष्टिकोण अपनाते हैं। दार्शनिक दृष्टिकोण इनका रहा था। और रोमन भूगोलवेत्ताओं ने अपने ज्योग्राफी में कहीं ना कहीं भूगोल में व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया है। कैसे कि इन्होंने, देखिए, इन्होंने भूगोल की कई एक जो जैसे दृष्टिकोण, जो भूगोल का मतलब मान लीजिए एक संरचना का अध्ययन करने के बाद उसका क्या क्या प्रदेश पर प्रभाव पड़ता है, प्रदेशों के अंदर किसी देश पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो उन सब चीज़ का इन्होंने वर्णन शुरू कर दिया। तभी देखिए इन्होंने अधिवास भूगोल आया। तो अधिवास भूगोल का मतलब क्या होता है? आप अधिवास किस जगह आप अधिवास लगाएंगे? जहाँ की संरचना देखेंगे आप, वहाँ पर पानी का स्तर देखेंगे और वहाँ पर लोकेलिटी कैसी है वो देखेंगे। तभी इन्होंने जो है इन्हें अधिवास भूगोल का पिता कहा गया। इन्होंने फिर आगे चलकर राजनीति पर भी काम किया कि भाई सेना के अंदर एक राज्य को अच्छी तरीके से चलाने के लिए राज्य का क्या भौगोलिक उद्देश्य होना चाहिए, क्या जो उसकी भौगोलिक विचारधाराएं होनी चाहिए और उसका राज्य का एक भौगोलिक स्वरूप कैसा होना चाहिए, इन सब चीज़ों पर आगे चल के काम किया इन्होंने। तो ये रोमन्स कहीं ना कहीं अपने आप को व्यवहारिक बना रहे हैं, व्यवहारवादी दृष्टिकोण अपने उसमें अपना रहे हैं। फिर इसके बाद आते हैं, सबसे महत्वपूर्ण है टॉलमी। टॉलमी ने जो ज़्यादातर काम किया है, ज़्यादातर काम इन्होंने मानचित्र पर किया है, मानचित्र, और फिर उसके आधार पर भ्रमण। इन्होंने अपने मानचित्र में गंगा नदी, उस जमाने में गंगा नदी बनाई, वोल्गा नदी बनाई। और कैसे इन्होंने बनाई होगी? क्योंकि ये जो व्यापारी वर्ग के संपर्क में आते थे, फिर उनसे पूछते थे कि भाई कहाँ क्या है, कैसा है, फिर उसके बाद उसी आधार पर ये मानचित्र बनाते थे। और देखिए वोल्गा नदी का जिक्र किया, फिर उन्होंने श्रीलंका का भी जिक्र किया, श्रीलंका। मगर इन्होंने श्रीलंका को भारत से बड़ा बताया, क्योंकि इन्होंने श्रीलंका जिक्र किया रामायण पढ़ने के बाद। तो रामायण जब इन्होंने पढ़ी, तो रामायण पढ़ने के बाद इन्हें लगा कि भाई जो रावण की लंका है वो तो भारत से बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो उन्होंने श्रीलंका का वर्णन उसी हिसाब से किया। तो श्रीलंका को भारत से डबल दिखाया, इन्होंने श्रीलंका को बहुत बड़ा दिखाया भारत से, इसीलिए उन्होंने श्रीलंका को भारत से बड़ा दिखाया। फिर इसके बाद इन्होंने चीन का जिक्र किया। फिर चीन के बाद जो है एक लैंड का जिक्र किया जिसे इन्होंने टेरा इनकॉग्निटा कहा। टेरा इनकॉग्निटा का मतलब होता है अज्ञात क्षेत्र। जो चीन से पूर्व का क्षेत्र है उसे इन्होंने टेरा इनकॉग्निटा शब्द नाम दिया। और ये थ्योरी इनकी ऐसी थी, इन्होंने फिर क्या कहा, जो चीन से पूर्व का क्षेत्र है वहाँ पर क्या है, वहाँ पर है एल डोरेडो किसे बोलते हैं? सोने की खदान। तो इन्होंने अपने लेखों में ये लिख के चले गए कि भाई चीन से पूर्व जो है ऐसी अज्ञात भूमि है जहाँ पर सोने की बहुत सारी खदानें हैं, वहाँ पर इतना सोना, बहुत ज़्यादा सोना है वहाँ पर। तो फिर इनके ग्रंथ पढ़े यूरोपियंस ने। जब यूरोपियंस ने इनके ग्रंथ पढ़े तो जो उनकी औपनिवेशिकवाद की नीति थी उसे और ज़्यादा बल मिला। कैसे? उन्होंने ये सोचा कि अब जो है पूर्व की खोज हम करते हैं। तभी जो है सारे के सारे जो यूरोपियंस थे वो पश्चिम में तो कोई नहीं गया भाई। पश्चिम में जहाँ पर आपका ये दक्षिण अमेरिका था, उत्तरी अमेरिका था,
फिर उसके बाद और भी इस तरीके से जा सकते थे, उधर की तरफ नहीं गए ये सभी लोग। पहले अफ्रीका, फिर अफ्रीका के बाद जो है इन्होंने खोज, पहले केप ऑफ गुड होप की खोज करी, फिर उसके बाद जो है भारत, फिर उसके बाद ये सारे पूर्व के देशों में ही आए। क्यों आए? क्योंकि इनको लगता था, और भारत का उस टाइम पर जिक्र ये रहता था, हर एक काव्य ग्रंथ में, हर एक ग्रंथ में भारत का ये जिक्र रहता था कि भारत सोने की चिड़िया है, भारत का जो है क्लाइमेट इतना अच्छा है, मसालों का देश है भारत। तो इनको लगता था कि इधर जो है पूरब की तरफ बहुत ज़्यादा सोने चांदी के भंडार हैं, तो क्यों ना पूरब में जाके व्यापार करना चाहिए। और कहीं ना कहीं इनके मन में खोट तो थी, तो इसलिए औपनिवेशवाद की नीति जो थी इनकी, उसे बल मिला। और कैसे बल मिला? टॉलमी के ग्रंथ पढ़कर। मगर ऐसा कुछ नहीं था, चीन के बाद ऐसा कुछ नहीं था, बट इसने कहीं से सुनी सुनाई बातों का जिक्र ऐसे ही किया। कहीं ना कहीं ग्रंथों में भारत का जिक्र होता था, तो इसे लगा कि स्थल खंड जो है, स्थल भूमि जो है आपकी चीन तक की है, क्योंकि जब चीन से ऊपर जाएंगे तो चीन से ऊपर दुर्गम रास्ता, वहाँ जा नहीं सकते, कैसे बर्फबारी होती है वहाँ पर, साइबेरिया इलाका आया था, तो जो भारत से चीन तक का ही रास्ता स्थल खंड वाला ऐसा था, तो यहीं तक जो है व्यापार होता था। फिर आगे इसमें आएंगे पोम्पोनिस मेला। पोम्पोनिस मेला के दो ग्रंथ रहेंगे आपके, कोरियोग्राफी और डी कोरियोग्राफी। कोरियोग्राफी और डी कोरियोग्राफी। इसी के बाद जो है आपका जो क्लासिकल एज है उसका एंड हो जाएगा। फिर इसके बाद आएगा आपका अंधयुग, डार्क एज, आपके 300 एडी से 1200 एडी तक का, 1200 एडी तक का टाइम फ्रेम रहेगा। फिर हम देखते हैं इसमें टॉलमी की कुछ बुक देखते हैं। एक बुक है इनकी अल्मागेस्ट, इसे साहित्य चोर भी कहते हैं। फिर है जियोग्राफिक, सिंटैक्सिस। फिर है एनालिमा और है ज्योग्राफिया और है गाइड टू ज्योग्राफी। ये इनकी इम्पोर्टेंट बुक है। तो इसकी ब्रीफिंग यहाँ से इतनी हो जाती है इसमें से। अब देखते हैं जैसे कि इस पर क्या क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, रोमन भूगोलवेत्ताओं ने भूगोल को दार्शनिक न होकर व्यवहारिक रूप प्रदान किया, विवेचना कीजिए। अब इसमें देख रहे होंगे आप, इसमें दो चीज़ें, दार्शनिक जो नेगेटिव पॉइंट है और व्यवहारिक जो पॉजिटिव पॉइंट है। अब देखो सबसे पहले इससे शुरुआत कैसे करेंगे, इसमें थोड़ी देर के लिए 10 सेकंड के लिए क्वेश्चन को फोकस करेंगे। 10 सेकंड के लिए फोकस करेंगे, दो कीवर्ड निकालेंगे। कीवर्ड है व्यवहारिक रूप। व्यवहारिक यानी कि क्या क्या इन्होंने काम किया, जो कि भूगोल को पहले, चलो ठीक है, भूगोल की नींव रखी गई, भूगोल के बारे में सोचते रहे, दार्शनिक दृष्टिकोण बनाया कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। इन्होंने भूगोल को वास्तव में जमीन पर उतारा। जमीन पर कैसे उतारेंगे? जब भूगोल का प्रयोग राज्य बसाने में करेंगे या फिर राजनीति के लिए करेंगे। कैसे राजनीति के लिए प्रयोग करेंगे? मान लीजिए पानीपत का युद्ध क्यों होता था? पानीपत में क्यों होता था? क्योंकि वहाँ की उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन ऐसी है, जिस तरीके पहले नियम ये होते थे कि भाई खुले मैदान में युद्ध लड़ेंगे, खुले मैदान में लड़ेंगे कि सब तुम्हारी सेना यहाँ से आएगी, हमारी सेना यहाँ से आएगी, शाम तक का टाइम है, शाम 7 बजे तक ही लड़ेंगे, तुम्हारे शिविर इधर लगेंगे, हमारे शिविर इधर लगेंगे, 7 बजे के बाद कोई किसी पे वार नहीं करा। तो इसके लिए चाहिए होती थी बहुत सारी जगह की ज़रूरत, तो
तो पानीपत में जाके एक मैदान पड़ता था जो बहुत बड़ा था। यहीं पर आपके शुरू में देख लीजिए, शुरू में सारे युद्ध जो आपका पानीपत से आके कुरुक्षेत्र में आपका क्या हुआ, कुरुक्षेत्र में आपका महाभारत का युद्ध हुआ, फिर पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई। तो क्यों हरियाणा में हुए, क्योंकि वहाँ पर जो एक मैदानी क्षेत्र बहुत बहुत ज़्यादा है, मैदानी क्षेत्र बहुत ज़्यादा है, इसलिए जोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से हुआ। हमारी जो पहले सभ्यताएं थी वो सभ्यताएं नदी के किनारे क्यों विकसित होती थी, क्यों, क्योंकि मानव को जीने के लिए सबसे पहली बेसिक नीड क्या होती है, वो होती है आपकी पानी की। तो सभ्यताएं वहाँ विकसित होंगी जहाँ पर पीने के लिए पानी आराम से मिल जाएगा। तो यहाँ पर नदी है, नदी के आसपास ही लोग रहेंगे। और किस इलाके में रहेंगे, मान लीजिए एक तो नदी से ऊंचा इलाका है और एक है इलाका नदी से नीचे का इलाका। तो जाहिर सी बात है, आप घर बनाओगे तो कहाँ बनाओगे, घर ऊंचा वाले क्षेत्र में बनाओगे। तो इसमें जोग्राफिकल कंडीशन सारी आ रही है ना, आ रही। तो इसलिए इन्होंने इसका उपयोग किया। इसलिए अधिवास भूगोल सबसे पहले बना, और अधिवास भूगोल का जनक किसे माना गया, आपका स्ट्रैबो को माना गया है। ये सब चीज़ इसमें लिखेंगे। तो आपको एक तरीके से फ्रेमवर्क बना लेना है अपने दिमाग में कि हाँ, कि ये हमने फ्रेमवर्क बना लिया। अब इसके बाद हम क्वेश्चन लिखते हैं अपना। तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, इसका क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं। फॉर्मेशन हमेशा करते हैं और आपका जो है आंसर बिल्कुल पहले ही शब्द से शुरू होना चाहिए, बिल्कुल इसमें कोई इधर उधर की बात नहीं, सीधे डिट्टो बात। इसमें लिखेंगे जहां यूनानी भूगोलवेत्ता भूगोल के विकास में दार्शनिक दृष्टिकोण अपनाते थे, वहीं रोमन भूगोलविद विदों ने भूगोल के विकास में व्यवहारिक अब हमने ये जो लाइन लिखी है, अब हमने ये लाइन लिख दी। अब इसका हम लिखेंगे क्यों लिखी हमने ये लाइन, अब इसका हम प्रूफ देंगे। अब प्रूफ देखें कैसे, जैसे अब इसमें टॉलमी का जिक्र कर देंगे हम। टॉलमी ने मानचित्र तथा स्ट्रैबो ने प्रादेशिक भूगोल में नियम स्थापित किए। फिर लिखेंगे इसमें अधिवास भूगोल
साम्राज्य के विस्तार, शासन, और मानचित्र कला के विकास से व्यापार मार्ग की खोज में भूगोल विषय का प्रयोग किया। अब देखिए हमने इस लाइन में सबसे पहली लाइन तो ये स्पष्ट कर दी कि जो रोमानी भूगोलवेत्ता हैं उन्होंने इस विषय को व्यवहारिक बनाया, इस विषय को व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया। देखो जिसमें कि हमने फिर इसमें एग्जाम्पल दिया, टॉलमी ने मानचित्र कला में, स्ट्रैबो ने प्रादेशिक भूगोल में नियम स्थापित किए, रोमानी भूगोलवेत्ताओं ने अधिवास भूगोल, साम्राज्य के विस्तार, शासन और सेना के संचालन और मानचित्र कला के विकास व व्यापार मार्ग की खोज में भूगोल विषय का प्रयोग किया। देखिए अब कैसे यहाँ पर व्यवहारिक बन रहा है। अब यहाँ पर व्यवहारिक बन रहा है कि अब इन लोगों को समझ में आने लगा है कि भूगोल हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्यों इसका विकास करना चाहिए। अब हमने ये पूरी लाइन इसमें लिख दी ताकि जो है हमारा एग्जामिनर को पूरी तरीके से समझ में आ जाए। फिर इसके बाद हम लगा देंगे, इसी तरीके से हम ये बनाएंगे, इसमें एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। फ्लो चार्ट देखिए, हमको अगर इसमें रोमन भूगोलवेत्ता दिया हुआ है एक शब्द, या फिर यूनानी भूगोलवेत्ता, अगर अरब भूगोलवेत्ता दिया हुआ है, तो हमको कहीं ना कहीं इसका जो क्रोनोलॉजिकल जो ऑर्डर है इनका वो लिख देंगे, तो हमारा क्वेश्चन और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा निखर कर आएगा सामने। तो इसमें हम लिख देंगे स्ट्रैबो, प्लिनी, फिर टॉलमी, फिर इसके बाद पॉम्पनस। ये हम इस तरीके से इनका एक फ्लो डायग्राम बना देंगे। फिर इसके बाद हम इनको क्या क्या इन्होंने व्यवहारिक प्रयोग किए वो लिख देंगे इसमें। अब चाहे तो हम, यदि हमारे पास टाइम रहेगा तो हम इसमें लिख सकते हैं। सबसे पहला जैसे कि हम इसमें हेडिंग डालेंगे मानचित्र का प्रयोग, और जहाँ मानचित्र का यहाँ पर रोमन में जिक्र आएगा तो उसमें सबसे पहले टॉलमी का जिक्र आएगा। इसमें लिखेंगे टॉलमी ने पहली बार अक्षांश व देशांतर के आधार पर मानचित्र बनाया। टॉलमी को महान खोजी भूगोलवेत्ता भी कहते हैं। और देखिए टॉलमी ने सबसे ज़्यादा काम मानचित्र पे किया, तो वो अब रोमानी भूगोलवेत्ताओं का योगदान की बात आएगी तो उसमें टॉलमी का जरूर आपका जिक्र हम उसमें करेंगे। फिर इसमें लिखेंगे टॉलमी ने अपने मानचित्र में गंगा, वोल्गा, श्रीलंका, बंगाल की खाड़ी,
का प्रदर्शन किया। ये हमने यहाँ तक इनका क्वेश्चन कंप्लीट, जो हमने मानचित्र का प्रयोग लिया वो हमने इसमें कंप्लीट कर दिया। फिर इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे राजनीतिक प्रशासन के लिए उपयोग। स्ट्रैबो ने अपनी कृति ज्योग्राफिका में जलवायु, पर्वत, जाति, प्रजाति व संसाधन का वर्णन किया तथा भूगोल को राजनीतिक और प्रशासनिक उपयोग की विधा बताया। वह भौगोलिक ज्ञान को राजनीति व सुदृढ़ राज्य के लिए महत्वपूर्ण बताया। अब देखिए जो स्ट्रैबो थे, जो स्ट्रैबो की जो कृति है ज्योग्राफिका, उसमें उसमें इन्होंने साफ साफ ये लिखा है कि भौगोलिक ज्ञान को राजनीति व सुदृढ़ बनाने के लिए आपका भौगोलिक अध्ययन होना, भूगोल का अध्ययन होना बहुत ज़रूरी है, ये उन्होंने बताया। तो ये हमने यहाँ से लिख दिया। फिर नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या बना सकते हैं हम, एक देखिए, एक हमने बना दी इसमें मानचित्र का उपयोग, भाई मानचित्र का प्रयोग किया। फिर हमने राजनीति, प्रशासन और उपयोग, और किसी के बारे में कुछ बात याद आ जाए, जैसे कि हमने, चलिए ठीक है, प्रशासनिक अध्ययन में हमने इसमें आपका अधिवास भूगोल वाला पॉइंट यहाँ तक आ सकता है, तो हमने ये लिख दिया। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, भाई नेक्स्ट पॉइंट और क्या छूट रहा है, नेक्स्ट पॉइंट इनके बारे में, तो वहाँ पर थोड़ा सोचो आप कि नेक्स्ट पॉइंट क्या छूट रहा है। फिर आप इसमें लिख सकते हैं, एक पॉइंट और रह रहा है इनके बारे में, स्ट्रैबो को प्रादेशिक भूगोल का जनक कहते हैं, तो आप यहाँ पर एक पॉइंट ये भी बना सकते हैं, प्रादेशिक भूगोल, प्रादेशिक भूगोल। फिर प्रादेशिक भूगोल में आप इसमें लिखेंगे स्ट्रैबो को प्रादेशिक भूगोल
का जनक मानते हैं तथा इन्होंने भूगोल के अध्ययन में प्रादेशिकतावाद महत्व प्रदान किया। स्ट्रैबनो अपने ग्रंथ जो है जियोग्राफिका ने जो बताया कि भूगोल जो है एक निश्चित क्षेत्र के लिए एक किसी निश्चित क्षेत्र के लिए कैसा होना चाहिए। किसी निश्चित क्षेत्र के, जैसे मान लीजिए ये राज्य है, तो इस राज्य में इस राज्य को स्थापित करने के लिए क्या क्या भौगोलिक दशाएं होनी चाहिए, क्या उसके कैसा प्राकृतिक क्षेत्र होना चाहिए, कैसा मानव क्षेत्र होना चाहिए। तो इसे ही हम प्रादेशिकवाद कहते हैं कि प्रादेशिकवाद किसी भूगोल के अंदर एक जैसे बड़ी इकाई है, बड़ी इकाई का ना अध्ययन करके हम उसमें छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन करना है। छोटी इकाई थी राज्य, तो राज्य के अंतर्गत उसने जैसे एक देश का एक प्रदेश में विभाजन कर दिया। प्रदेश में विभाजन करने के बाद उन्होंने छोटे छोटे रूपों में उनका अध्ययन करना शुरू कर दिया। भाई मेरे राज्य पर जो मैं यहाँ पर राज्य स्थापित करूँगा उसके लिए पानी है, उसके लिए कैसे भूमि है, मरुस्थल तो नहीं है। तो इसी तरीके से इसका अध्ययन करना, यही प्रादेशिकतावाद कहलाता है। तो इसी चीज़ का इन्होंने अध्ययन किया है। तो ये हो गया आपका प्रादेशिकवाद, भूगोल, इन्होंने प्रादेशिकता को महत्व दिया। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट जो लिखेंगे इसमें, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसमें खोजों का नया युग। अब इसमें हम खोजों के नए युग में सबसे पहले शामिल करेंगे टॉलमी को, क्योंकि टॉलमी ने अपना सबसे पहला मानचित्र बनाया अक्षांश देशांतर के आधार पर, ओरिजिनल उसके आधार पर विभिन्न प्रकार की खोजें करी। तो इसमें टॉलमी का वर्णन करें, तो इसमें लिखेंगे टॉलमी ने अपने लेखों में अनेक प्राकृतिक प्रदेशों का वर्णन किया तथा पूर्व में चीन का वर्णन किया और लिखा चीन से भी पूर्व एक अज्ञात क्षेत्र है जिसे टेरा इनकॉग्निटा शब्द दिया और कहा वहाँ सोने के भंडार हैं जिससे यूरोपीय शक्तियों को पूर्व में औपनिवेशिकता के सिद्धांत को बल मिला।
ये हमने अपने क्वेश्चन का यहाँ तक जो है मेन बॉडी कंप्लीट कर दी। इसमें हमने 1 2 3 4 पॉइंट रख दिए और हमने इसमें बता दी कि क्या क्या जो है क्रोनोलॉजी रहती है इनकी और किस किस तरीके से इन्होंने किया। फिर हम इसका जो है कंक्लूज़न लिख देंगे। तो कंक्लूज़न हम देखिए कैसे लिखेंगे। कंक्लूज़न यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। रोमन भूगोलवेत्ताओं ने प्रश्न के हिसाब से कंक्लूज़न लिखेंगे कि प्रश्न की मांग हमसे क्या है। यूनानी भूगोलवेत्ताओं के दार्शनिक ज्ञान को व्यवहारिक ज्ञान बनाने का प्रयास किया। टॉलमी ने मानचित्र कला को विकसित किया। तथा पृथ्वी पर इसके आधार पर अज्ञात क्षेत्रों की खोज की। ये यहाँ तक जो है क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपका आपको क्वेश्चन घर से करके लाना है। आप इस क्वेश्चन का आंसर हमको व्हाट्सएप नंबर 9058752023 इस पर सेंड कर सकते हैं ताकि हम आपको इसका इवोल्यूशन करके सेंड कर सकें। तो इसमें देखिए ये आपका टॉलमी का भूगोल के विकास में योगदान 200 शब्दों में आपको लिखना है। इसका ये वर्णन करना है आपको इसका। चलिए ठीक है मित्रों, पढ़ते रहिए आप इस हिसाब से और अच्छे से तैयारी कीजिए। 15 गुना सीटें हैं, 15 गुना अभ्यर्थी पास किए जाएंगे मेंस के लिए। आप सोच लीजिए कंपटीशन आपका कैसे लोगों से पड़ेगा। सभी लोग नेट जेआरएफ पास रहेंगे उसमें। कोई बिल्कुल जिसने अपना आंसर राइटिंग मजबूत बना लिया वो कहीं भी वो उसका फिर सिलेक्शन बिल्कुल नहीं रुकेगा। बिल्कुल सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। तो सिलेक्शन श्योर करने के लिए हमसे जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए। धन्यवाद।